हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एससी के जो पिछले 7 पेपर हैं उसके एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। पहली वीडियो है। जिस प्रकार से अगर आपको भी करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। स्नातक स्तर एग्ज़ाम या आने वाले यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेज आए थे कि किस प्रकार से तैयारी करें, तो एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए। अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसमें हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं वर्णमाला। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि वर्णमाला से हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो एक क्वेश्चन करके हम जो है अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हम बेसिक क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, जैसे वर्णमाला से कोई क्वेश्चन आया हमने वही गलत कर दिया तो हमारी जो मार्किंग है, स्कोर है हमारा बहुत नीचे आ जाता है। तो हमें एक एक नंबर करके अपनी तैयारी करनी है, उसी से हमें नंबर बढ़ाने हैं। तो वर्णमाला जो है पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये 3 अगस्त जो पुलिस का एग्ज़ाम है अभी हाल ही उसमें आया है। इसमें कंठ तालव्य। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कंठ तालव्य जो है दंतोष्ठीय, अनुनासिक, मूर्धन्य। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो हमें पता है कि दंतोष्ठीय जो है पहले भी आ रखा है एग्जाम में, ख का जो है पहला ऑप्शन हो गया बै, ठीक है। वह जो है तो पहला ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन में, जब अगर आपको एक भी सूची 1 से सूची 2 को अगर सम्मिलित करने वाले प्रश्न आते हैं, जो कि यूके ट्रिपल एससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल, तो अगर उसमें आपको एक भी या 2 आते हैं तो वो आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसलिए पैटर्न को हार्ड ना समझें, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो पहला हो गया हमारा, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। तो कंठ तालव्य में हमारा ए आ गया, और अनुनासिक में हमारा जो है अनुनासिक के जो व्यंजन होते हैं हमारे माँ आ गया, और उसके बाद हो गया मूर्धन्य में हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन टा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये पुलिस के पेपर में था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं या रे ले बे, ठीक है। तो या रे ले बे जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ये हवलदार प्रशिक्षक के पेपर में आया हुआ है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन बताइए। तो ऊष्म व्यंजन हमारे जो हैं होते हैं सा से है, ठीक है। ये वाला ए ऑप्शन जो है हमारा सही है इसमें। निम्न में से वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो वत्स्य व्यंजन हमारा इसमें न है। ये जो है वीडियो जो री एग्ज़ाम हुआ था 9 जुलाई को उसमें आया था। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पूरे वर्णमाला के आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके बाद हम वर्णमाला भी चैप्टर इसमें कंप्लीट कराएंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक देखें। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के परस्पर मेल से बनने वाले जो शब्द क्या कहलाता है, मतलब वो, ठीक है, वर्ण या ध्वनि कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। हिंदी में कितने नासिकीय व्यंजन है। तो हिंदी में 5 नासिकीय व्यंजन हैं। ये आबकारी के पेपर में आए हुए हैं 2 प्रश्न। तो किसी किसी एग्जाम में वर्णमाला से 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, बाकी एक प्रश्न तो आपका पक्का है। निम्न में से सही युग्म चयन करें। तो इसमें जो सही युग्म है हमारा, हमें पहले अभी देखो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो अंतस्थ व्यंजन पूछे भी थे, जैसे ले है इसमें तो यह रे ले वे होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी हमारे गलत हैं। उसमें हमारे से आ जाते हैं। संयुक्त में हमारे क्षेत्र गैसरे आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा लेस जो है सही है। अब इसमें सुमेलित करना है, ये स्टेनो के पेपर में आया था। तो कंठिया में जो है पहला ऑप्शन हो गया हमारा का खा गा घा, ठीक है। तालव्य में हो गया हमारा चा छा जा झा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया। तो पहले का कंठिया का हम पहला देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा 2 में है, कोई बात नहीं। अब तालव्य में जो है हमारा दूसरा ऑप्शन 4, ये भी 2 में है। तो इसमें जो है हमारा मूर्धन्य देखना है। तो मूर्धन्य में होता है ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन टा ठा डा ढा, ठीक है। तो ये वाला कौन से में हो गया। तो 1 4 2, ये डी ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये जो है 8 प्रश्न जो हैं 7 एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले यूके ट्रिपल एससी के। तो इससे ये हमें आइडिया लग जा रहा है कि वर्णमाला से एक प्रश्न हमारा पक्का आ रहा है, तो हमें इसमें बेसिक गलती नहीं करनी है। तो अब वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं वर्णमाला चैप्टर। वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। वर्णमाला जो होती है वो वर्णों या लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को जो कहते हैं वो वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला जो है वो किस में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ब्राह्मणी लिपि का परिष्कृत रूप है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। किसको। देवनागरी लिपि को।
कभी कभी ये जो है क्रम भी पूछ लिया जाता है। सबसे छोटा ध्वनि या वर्ण होता है, फिर उसके बाद अक्षर बनता है, फिर शब्द या पद, फिर पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध व्याकरण के अनुसार वर्णमाला में कुल 43 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की बात कर लेते हैं तो 52 हैं। जो हमारे 11 स्वर होते हैं, ये 11 स्वर हैं, जबकि अयोग बहा जो होते हैं अंग है और अह, ठीक है, ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार क्या है, तो जो अंग होता है वो ये हो गया अनुस्वार, और जो ये हो गया 2 विसर्ग लग जाते हैं आगे पास साइड में, तो वो विसर्ग हो जाता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर जो है 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं, 45 हो गए कुल। जबकि लेखन के आधार पर 13 स्वर हो गए, 35 व्यंजन हो गए 35, और 4 संयुक्त वर्ण भी आ जाते हैं इसमें, तो 52 हो जाते हैं टोटल। 13 में हम कौन कौन से नहीं गिनते हैं जब उच्चारण करते हैं, तो एक तो ऋषि हो गया, अंग हो गया, अह हो गया, ये 3 हम छोड़ देते हैं जब उच्चारण करते हैं, जबकि लेखन में ये तीनों लिखे जाते हैं। और संयुक्त वर्ण भी चारों जो है इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। ये हमारे 5 वर्ग हो गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तय, पै, ठीक है, ये 5 वर्ग हो गए। अंतस्थ में हमारे ये रैल आ गए, तो ये आपको याद रखने हैं, ये अंतस्थ में आते हैं। ऊष्म या संघर्षी, जिसको ऊष्म भी कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं, स है, ठीक है। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन 6 त्रय गैस्त्रय। द्विगुण उक्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो ळ और ल होते हैं दोनों, ठीक है, बिंदु लग जाता है नीचे इसमें। तो कुल मिला के हमारे 11 + 2 33 4 2 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, टोटल। अगला है स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता हो, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। कुल मात्रा 10 होती है, ठीक है। वैसे 11 हैं स्वर, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है, जबकि अंग है और अह तो हम छोड़ ही देते हैं, बाकी सबकी मात्रा होती है। तो कुल मात्रा हिंदी में कितनी है? 10 हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए वर्णमाला से, सारे जो है नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से वर्णमाला के नोट्स बनाए गए हैं। अब आगे देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 मात्रा के उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, हस्ब, दीर्घ, लुप्त, ठीक है। उच्चारण का कम समय जिसमें लगता है वो ए, ई, उ हो गया, छोटा वाला उ, ठीक है। उच्चारण का अधिक समय जिसमें लगता है आ, ई, उ, ये वाले वर्ण जो है दीर्घ स्वर हो गए। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? प्लुप्त स्वर जैसे राम कहते हैं, तो राम में थोड़ी मात्रा खींची चली जाती है, तो राम, ठीक है। तो बीच के जो है ना ये जो होता है ये प्लुप्त स्वर होता है। जैसे ओम कहते हैं हम, थोड़ा मात्रा खींच के कहते हैं, तो उसमें जो बीच का होता है वो प्लुप्त स्वर होता है। इसे संस्कृत शब्दों से इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे बहुमासिक स्वर या त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है स्वरों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ रहे हैं हम। ये हमने पढ़ा मात्रा उच्चारण के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर होते हैं और एक होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? जिनकी उत्पत्ति दूसरे शब्दों से नहीं होती या जिनका विभाजन नहीं हो सकता, वो ये 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि, ठीक है। अब आ जाते हैं संधि में। संधि जो है 2 स्वरों से मिलकर होती है, एक तो दीर्घ स्वर हो गया और एक हो गया संयुक्त स्वर, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2 समान स्वर से मिलकर बना होता है, इसे संजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे आ है तो ये ए से मिलकर बनेगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये सेम से मिलकर बना, मतलब समान उससे मिलकर बना हुआ, तो वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। जब ये एक डिफरेंट से मिलकर बनता है, जैसे आ के साथ अगर ई मिल जाए तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आ के साथ ई मिल जाए तो छोटा ए हो गया, आ के साथ ए मिल जाए तो वो ए हो गया, मतलब यहाँ पे आ के साथ अब बड़ी ई मत मिला देना अगर ए बनाना है तो, ठीक है। ओ, ए के साथ ऊ मिल गया तो ओ हो गया, फिर ए के साथ ये वाला आ गया यहाँ पे तो ये औ हो गया, ठीक है, जो औरत में आता है, ठीक है। अब जीभ के आधार पर देखें तो अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में हमारा ये आ गया, मध्य में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, और ये वाले जो हो गए वर्ण स्वर जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मुख द्वार के आधार पर विव्रत, जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता हो, ठीक है, ये हो गया। अर्धविव्रत जिसमें आधा खुलता हो, ये हो गया। संव्रत पूरा बंद होता है, ये हो गया। अर्धसंव्रत आधा बंद होता हो बोलते हुए, तो ये हो गया। होठों की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी, जिसमें स्वर्ण के उच्चारण में होठ या व्रत गोल नहीं होते हैं, तो इनमें गोल नहीं होते हैं, जबकि व्रतमुखी इसमें जो है गोल होते हैं जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। हवा के नाक में मुंह से निकलने के आधार पर तो निरानुशासिक, जिसमें हवा सिर्फ मुंह से निकलती है। अनुनासिक, जिसमें मुंह के साथ नाक से भी हवा निकलती है, तो ये वाले वर्ण हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं सघोष। अघोष क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है सघोष में, अघोष में नहीं होता है। अल्प प्राण जो होते हैं उसमें मुंह से कम हवा निकलती है, मतलब अल्प
कम और प्राण मतलब वायु, कम हवा निकलती है, महाप्राण ज़्यादा हवा निकलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अयोग बहा, योग न होने पर भी साथ रहें, ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह से स्वर्णों में पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है, तो इसलिए इन्हें अयोग बहा कहा गया है। कितने होते हैं? 2 होते हैं, हमने पहले ही बता दिया है। अनुस्वार हो गया, एक तो अंग है, और विसर्ग हो गया अह। अब इसमें देख लेते हैं, यह स्वर के बाद आने वाला वर्ण नहीं है, ये वाले हो गए। ठीक है, ध्वनि नाक से अधिक निकलती है, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उच्चारण है की तरह होता है, संस्कृत में बहुतायात प्रयोग होता है, इसका संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। आगत स्वर कौन से होते हैं? तो आ अंग्रेजी भाषा का, इसे हिंदी में प्रयोग किया जाना लगा है। तो ये जैसा भी पुलिस वाले पेपर में भी आया था, तो आगत वर्ण जो होते हैं हो गया। ठीक है, ये वाला अनुनासिक, जिसमें नासिक ध्वनि के साथ बोली जाती है, मुंह के साथ नाक से भी हवा निकलती है, तो ये जो है अनुनासिक हो गए। अब स्वर हमने पढ़ लिया, अब व्यंजन पढ़ लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वतंत्र स्वरों की सहायता से होता है, कुल 33 हैं। परतंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, दूसरों पर डिपेंडेड है। व्यंजन के भेद उच्चारण के आधार पर। कंठीय, जिनका उच्चारण गले से होता है, जिसमें का वर्ग अवतार और है आ जाता है। ठीक है, तालव्य, जिनका तालु से होता है, चा वर्ग और य और से भी आ जाता है इसमें। जीवा का अग्रभाग उठकर तालु को स्पर्श करता है। मूर्धन्य में टा वर्ग, रे, से, ळ ये आ गए। दंत्य में जीवा के अग्रभाग द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श किया जाता है, जिसमें ता वर्ग, ले और से आ गया। ओष्ठ्य में दोनों होठों को मिलाकर पा वर्ग आ गया। दंतोष्ठ्य, ये भी एग्जाम में आया था, बे हो गया, इसमें एक ही आता है। वत्स्य जो होता है, जीवा का अग्रभाग ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों को स्पर्श करता है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? न, से, रे, ले, जय। ठीक है, ये वाले 5 जो हैं इसमें वत्स्य में आ जाते हैं। तो न जो है ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ था। स्वर यंत्र या काकल्य जो होता है, काकल्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चारित होता है, जिसमें हा आता है। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर स्पर्श अथवा स्पष्ट व्यंजन, जीभा मुख के किसी भाग को, जैसे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, आपको अभी एक रिवीजन भी आगे कराया जाएगा एकदम से बिल्कुल, जिसमें 5 वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 जो है इसमें वर्ण आते हैं। अंतस्थ की बात करें, अंतस्थ की बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, जैसे ये और रेलवे हो गए। उष्म संघर्षी, वायु मुख से रगड़ खाकर कुछ उष्मा के साथ बाहर आती है, से है हो गए। स्पर्श संघर्षी, श्वास घर्षण के साथ बाहर आती है, च, छ, जय हो गए। ठीक है, द्विगुण उक्षिप्त व्यंजन जो हो गए, जीभ की नोक मुद्रा को झटके से छूकर वायु तेज से बाहर निकलती है। तो इनकी डेफिनेशन तो खैर एग्जाम में नहीं आती है, समझने के लिए लिखी हुई है, लेकिन जो एग्जाम्पल हैं ये आप अच्छे से पढ़ें। तो उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? 2 भाषा के इसमें गुण होते हैं, हिंदी और फारसी, इसलिए इसे द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है। तो समझने के लिए बहुत अच्छी क्लास है, इसको अच्छे से सीखें। ल और लह जो है ये द्विगुण उक्षिप्त व्यंजन में आता है। नासिक या अनुनासिक, जो पंचम वर्ण होता है, 5 वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसे नासिकीय या अनुनासिक कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम में आया था पुलिस के पेपर में, तो ये वाला जो है अनुनासिक में कौन सा आ गया हमारा? नया मैं था उसमें ऑप्शन, तो ये वाला मैं जो है हमारा अनुनासिक में। तो ये 5 वर्ण जो हैं अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन में आते हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं? जो स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, य और बे। लुंठित क्या हो गया? तो लुंठित हमारा रे हो जाता है। पार्श्विक जो है हमारा लय हो जाता है। संयुक्त वर्ण 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर जब बनाते हैं, तो 6 जो है वो किससे मिलकर होता है? का और से मिलकर बनता है 6। त्रय जो है वो तय और रे। ज्ञानी जो होता है वो जय और य से। श्रेय जो हो गया वो से और रे से। तो अगर पूछा जाता है कि जो है 6 किससे मिलकर बना होता है या किसके बाद आता है, तो इसके बाद आता है वो वाला। ठीक है, कै के बाद जो है अगर हम एक्चुअल वर्णमाला देखें तो उसके बाद ख ना आके 6 आता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने एक जगह अलग से संयुक्त व्यंजन में ले रखा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 6 क्षत्रिय किसके बाद आता है, तो वो कै के बाद आता है। तो इस प्रकार से त्रय किसके बाद आता है? तय के बाद आता है। तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण जो है, संयुक्त ध्वनि 2 या 2 से अधिक ध्वनि एक स्वर के सहारे लिखी जाती है। प्राण, घ्राण, म्लान जो है वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। संपर्कित ध्वनि, युग्मक ध्वनि, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे द्वित्व प्रसन्नता, न और न डबल आ गया यहाँ पे, ल और यहाँ पे डबल आ गया। मन्नत में न और न डबल आ गया यहाँ पे, तो ये युग्मक ध्वनि होती हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं। सभी स्वर
जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखें। अब व्यंजन में देख लेते हैं। व्यंजन में पहला दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो है वो सघोष होता है। इसके अलावा यर अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं, जबकि से ये अघोष होते हैं, जबकि है इसमें सघोष है। ठीक है को आप इसके साथ भी रख सकते हैं। ये चार वर्ण तो सघोष हैं और है भी इसके साथ सघोष हो गया, लेकिन ये चारों अल्पप्राण हैं, लेकिन ये चारों महाप्राण हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अल्पप्राण 19 होते हैं, महाप्राण 14, सघोष 20, अघोष 13। अब हिंदी में अक्सर आते हैं, जैसे छह क्षत्रिय है, छह जो है वो कै के बाद आएगा, जो मैंने अभी बताया। त्रय जो है वो तय के बाद आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। अब जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, उपक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, वो सघोष या अल्पप्राण होता है ल, और ये वर्ड ल जो होता है वो सघोष महाप्राण होता है। ठीक है, ध्वनि का सही क्रम जो है हमारा कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वत्स्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये वाला होता है। अब इसको ये थोड़ा सा शब्दकोश देखने का भी हो गया। मैंने बता दिया आपको, जो है छह क्षत्रिय कै के बाद आता है। आगत व्यंजन जो है वो ये हो गए, जो नीचे बिंदु लग जाता है वो आगत हो गए। ठीक है, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला 11 स्वर हो गए ये रहे, व्यंजन 33 हो गए, जिसमें अंतस्थ यर लव है, उसम हो गए, सह है। संयुक्त में क्षेत्र ग्यासरे हो गए, अयोग बहा अंग है, द्विगुण उपक्षिप्त में ड़ और ल हो गए, कुल 52 हो गए। उच्चारण के आधार पर 45 हैं, लेखन के आधार पर 52 है। मतलब जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका सब रिवीजन कर रहे हैं। स्वर, मात्रा, उच्चारण के आधार पर हस्व ये हो गए, ए ई यू, दीर्घ में प्लुप्त हो गए, ये मात्रा उच्चारण के आधार पर हो गए। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर जिन्हें स्वतंत्र रूप से होते हैं, किसी के साथ ना बोले जाते हों, जबकि संधि में जो है दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ और संयुक्त, जिसमें सेम हो, जैसे ए और ए मिलकर आ बना देते हैं, ई और ई मिलकर ई बना देते हैं, ऊ और मिलकर ऊ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट हो, जैसे आ के साथ ई मिलकर ए बना रहा है, ए के साथ ए मिलकर, ये वाला जो है ए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप ए के साथ बड़ी ई मत जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया, ओ जो है ए प्लस ऊ के साथ मिलकर, इस प्रकार से ये जो है संयुक्त स्वर हो गए। जीभ के आधार पर हमने ये देख लिया, अग्र मध्य पश्चय। मुख द्वार के आधार पर ये हो गया विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत। होठ की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी, व्रतमुखी। तो अगर आप सारा ना पढ़ के लास्ट टाइम पर रिवीजन करो तो ये पेज भी आप रिवाइज कर सकते हो लास्ट टाइम पे। सभी स्वर जो हैं सघोष अल्पप्राण होते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं कंठ्या में कौन कौन से आते हैं। जैसे देखो का वर्ग तो आ गया, इसमें ए और आ जाता है। ठीक है, और है इस प्रकार से लिखा हुआ है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तालु में ई चै वर्ग हो गया, ये और सै भी आ जाते हैं। मूर्धन्य में ऋषि हो गया, टै वर्ग, रे सै ड़। दंत्य में तय वर्ग हो गया, ले और से। ओष्ठ्य में ऊ हो गया, प वर्ग हो गया। कंठ प्लस तालु में ए और ए हो गया, कंठ ओष्ठ्य में ओ हो गया, दंत ओष्ठ्य में बै हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं वत्स्य में हमारे न सर लहजे हो गए। स्पर्श में पांचों वर्ग जो होते हैं उसके पांचों वर्ण जो होते हैं 25 स्पर्शी होते हैं। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी में। उष्म संघर्षी में से है। अंतस्थ में य र ल ब। अर्धस्वर य और ब हो गए। प्रकंपित लुंठित कंपन जात र हो गया। पार्श्विक ल हो गया। काकल्य वर्ण है हो गया। नासिके में ये हमारा 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर। उक्षिप्त द्विगण में हो गया हमारा ड़ और ढ। अमानक झ और भ पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, इन्हें अमानक वर्ण कहते हैं। अयोग बहा अंग अह, न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। स्त्रीलिंग वर्ण कौन से होते हैं? ई ऋषि। द्वित्व व्यंजन जिसमें एक ही वर्ण 2 बार आता है, जैसे कच्चा च 2 बार आया, सज्जन में जय 2 बार आया, दिल्ली में ल 2 बार आया। तो इस प्रकार से ये हमारी क्लास थी। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। पिछले 7 पेपरों के जो है आप क्वेश्चन छाट के उसके प्लस नोट्स तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 12-13 टॉपिक सारे हैं हिंदी में, आपके अच्छे नंबर उसमें कवर हो जाएंगे। इस प्रकार से जीके और उत्तराखंड में भी आप करेंगे तो आपका स्कोर ऑलरेडी बढ़ेगा। कैसे पढ़ना है इस चीज़ को आप ऐसे ही पढ़ें, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। धन्यवाद।